राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के समाचार पत्र या जितने भी डिजिटल समाचार चैनल है वहाँ पे एक ही बात बताई जा रही है कि कभी गौड़ समाज मीटिंग कर रहा है, कभी सर्व समाज मीटिंग कर रहा है, कभी ट्रस्ट समिति के द्वारा ये कहा गया, कभी गौड़ समाज के द्वारा ये कहा गया। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, चाहे वह बस्तर के क्षेत्र से बिलोंग करते हो, सरगुजा से बिलोंग करते हो, बिलासपुर संभाग से बिलोंग करते हो या रायपुर संभाग से बिलोंग करते हो, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि क्या चल रहा है वर्तमान मामले में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्था का एक केंद्र है। तो आज आपके वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे जितनी भी दंत कथा है, चाहे वो काम कदला और माधवन की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में हो, या समलाई माई या बमलाई माई की कहानी हो, चाहे बात करने वाले हैं एक तरफ जो उज्जैन के जो राजा है महाकाल के भक्त विक्रमादित्य और माता रानी के अनन्य भक्त काम सिंह, दोनों के युद्ध के बारे में बात हो, ठीक। तो ये सारे सिलसिलेवार तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो अभी वर्तमान की क्या परिस्थिति है उसके बारे में समझेंगे। ये जो विवाद है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ट्रस्ट समिति क्या बोलते हैं, और जो भवानी जी बहादुर जी है, जो राजकुमार जी, उनका क्या कहना है, या गौड़ समाज जी का क्या कहना है। बात करेंगे अन्य पर्यटन स्थल के बारे में, बात करेंगे कि ये बमलेश्वरी जो माई का मंदिर है वो आस्था का इतना प्रमुख केंद्र क्यों है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिसके पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि इसकी कहानी कहीं ना कहीं, ठीक है, वीर सेन से भी जुड़ती है। तो उसके बारे में पूरा आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि अगर अभी तक आपने दर्शन नहीं किया है तो आसानी से आप कैसे पहुंच सकते हैं, और आपकी अगर कोई भी याद हो माँ बमलेश्वरी से रिलेटेड, जैसे मेरी अगर बात किया जाए तो जब मैं क्लास 9, 10, 11, 12 तक, तो लगभग मैं 3 साल भिलाई से पैदल यात्रा माँ बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाता था। उसके बाद परिस्थिति चेंज हुई और अलग अलग फिर माध्यम से दर्शन करने के लिए हम लोग जाते थे, कभी परिवार के साथ, कभी दोस्तों के साथ। तो आप लोग की भी अगर कोई ऐसा कोई यादगार पल होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और उस चीज को याद करने का प्रयास कीजिए। आपके साथ माता रानी के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हुआ हो, अलग से ब्लेसिंग मिली हो, तो उसे भी आप जरूर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो भी अभी बात बताया जाएगा तो सभी अलग अलग बुक के आधार पर बताया जाएगा, अलग अलग न्यूज़ पर जो चल रही कहानी उसके आधार पर बताया जाएगा, क्योंकि जो अद्वैत एजुकेशन है ये आपको नॉलेज देती है। ये कोई रिसर्च टीम नहीं है कि इन्होंने स्वयं जाकर कोई रिसर्च किया हो। तो जो भी चर्चा पे है उसे आपको बस सरल भाषा में आसानी से आपको समझाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसा अद्वैत एजुकेशन को अलग अलग सीरीज पर प्यार दिया, चाहे वर्दी की सीरीज हो, चाहे अभी अमीन पटवारी के लिए सिलेक्शन की सवारी एक सीरीज आने वाली हो, या इससे पहले पतवार सीरीज जो चल रही थी, तो जैसा आपने प्यार दिया उसी तरीके से जो नई एक सीरीज चालू हो रही है जिसका नाम है किस्से कहानियां, उसके एपिसोड 1 को आप उतना ही प्यार देंगे और लगातार इसकी जितनी भी सीरीज आती रहेगी उसे भी आप उतना ही प्यार और दुलार देते रहेंगे। तो आप उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग बहुत सारा शेयर करेंगे, बहुत सारा लाइक करेंगे और कमेंट तो आप जरूर करेंगे। और माँ बमलेश्वरी माता की जयकारा से ये पूरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आज कहानी को पूरा समझते हैं। आपको पिक्चर भी दिखाया जाएगा। तो आज हम लोग किस में बात करने वाले हैं, तो माँ बमलेश्वरी के इतिहास पर बात करने वाले हैं। और माँ बमलेश्वरी पर एक इतिहास है, उसके अलावा गौड़ समाज का भी एक अपना इतिहास है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात करने वाले हैं गौड़ समाज और ट्रस्ट के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो टसल चल रही है, उसका मूल कारण क्या है। समाधान तो भाई राज्य सरकार को ढूंढना है, समाधान तो वहां के प्रशासन को ढूंढना है, लेकिन हम लोग विवाद के बारे में चर्चा करेंगे और अपने विवेक से भी कुछ समाधान निकल सकता है तो आप जरूर उसे कमेंट कर सकते हैं। अन्य पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे कि अगर माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसे धर्म की नगरी भी क्यों कहते हैं और इतना ज्यादा वो पॉपुलर क्यों है। तो सारे और अन्य तीर्थ स्थल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डोंगरगढ़ से संबंधित क्या प्री के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे मेंस के एग्जाम में इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये दोनों फैक्टर पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, अंत तक जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड भी है, जानकारी से रिलेटेड भी है और आस्था से रिलेटेड भी है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए आप। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि सोर्सेस क्या क्या है।
मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जहाँ पे हम लोग माँ बमलेश्वरी मतलब एक तो रहता है दंत कथा है, दंत कथा में के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन रिटर्न में कुछ ऐसी हमको सोर्स मिले हैं क्या जिससे माँ बमलेश्वरी माता के बारे में या मंदिर के बारे में कुछ हमको साक्ष्य मिलते हैं। तो बात करते हैं, अगर साक्ष्य की बात करते तो राजा विक्रमादित्य के और राजा कामसेन के मध्य जो युद्ध हुआ उसका विस्तृत वर्णन मिलता है लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस कल्याण मुंबई के द्वारा एक प्रकाशित माधवानल और काम कदना नामक पुस्तक है ना, पुस्तक से। और इसी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में ही क्या है, इस मंदिर से एक जुड़ा हुआ कहानी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। रायपुर के कमिश्नरी के टाइम में जो कमिश्नर रूसी स्मिथ आए थे, उन्होंने भी कुछ जानकारी बताया कि 18 सेंचुरी के आसपास डोंगरगढ़ के क्षेत्र में 6 मंदिर स्थापित थे। और जो ये 6 मंदिर की बात किया जा रहा है वो वही मंदिर है जो माँ बमलेश्वरी जी का मंदिर है। 1858 में मेजर हेनरी है ना शेक्सपियर जी थे वाइल्ड स्पॉट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भी माँ बमलेश्वरी मंदिर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि माँ बमलेश्वरी देवी को भी माँ बगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया, मतलब यहाँ से साफ पता चलता है कि माँ बमलेश्वरी का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया। मिस्टर वेगलर ने भी ठीक है 1872 में इस बात की पुष्टि की कि डोंगरगढ़ के आसपास के इलाके में अनेक मंदिर के अवशेष विद्यमान थे। और जो अनेक मंदिर में एक मंदिर ना जो अभी वर्तमान में जो माँ बमलेश्वर के जो पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है, और उसे भी ये समझा जा रहा है। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष निकलता है कि जो माँ बमलेश्वरी की जो मंदिर है या प्रतिमा है वो बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस है और इसके अलावा अन्य भी सोर्सेस है, लेकिन ये मुख्य सोर्सेस से गिना जाता है। जहाँ पे एक है ना माधवानल और काम कदनल की जो प्रेम कहानी के बारे में है, तो इसी बुक के आधार पर बताया जा रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि भाई मंदिर का इतिहास क्या है। तो मंदिर के 2 इतिहास है। गौड़ समाज एक अपना इतिहास बताता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये जो कहानी है काम कदनल और ठीक है जो बहुत सारे ऐसे फैमिली वाले जिनका ऐसा मानना है कि माँ के आशीर्वाद से उनके बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके भी कहानी के बारे में बात करेंगे। तो वो कहानी जुड़ती कहाँ से है, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना ही इसी आधार पर हुई थी। तो एक राजा थे, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो कामाख्या नगरी। ये सब एग्जाम प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम आ सकता है। तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कामाख्या नगरी थी। और यहाँ 2200 वर्ष पुराने ठीक एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वीर सिंह। ऐसा माना जाता है कि वीर सिंह के कोई भी पुत्र नहीं थे, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। तो उन्होंने माँ बमलेश्वरी माता से रिक्वेस्ट की, और ऐसा माना जाता है कि ठीक है माँ दुर्गा या माँ बमलेश्वरी जी के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया मदन सेन। मदन सेन रखा गया, और मदन सेन भी अपने पिता की तरह ठीक है अनन्य माता जी के भक्त थे। और वीर सिंह जी को जब ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ठीक है माता के मंदिर पहाड़ी के ऊपर बनाया, और तब से ऐसा माना जाता है कि पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी और भी अलग अलग कारण से दर्शन करते हैं, ठीक, लेकिन ये स्पेशली इसके लिए भी माना जाता है। क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब पैदल यात्रा जब जाते थे हमारे दोस्तों मित्रों के साथ, तो देखते थे बहुत सारे जो महिलाएं हैं है ना, और जो पुरुष है, मतलब एक माता और एक पिता छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल यात्रा जाते थे। तो जो पूछते थे तो यही बताते थे कि माता जो रानी है उनके ही ब्लेसिंग से क्या है इस पुत्र का जन्म हुआ, और इसलिए हमने वहाँ संकल्प लिया था कि जब पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा तो हम पैदल यात्रा जाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने खुद पर्सनल इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो कई लोग वहाँ जाते हैं। ठीक, तो चलो माँ बमलेश्वरी मंदिर की बात करते तो राजा वीर सिंह ने देवी देवता के प्रति आभार प्रकट करते हुए मंदिर का निर्माण किया। और जिस प्रकार से वीर सिंह जी अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार से ठीक है मदन सिंह भी अनन्य भक्त थे। मदन सिंह जब उनके शासक थे तो उनके एक बेटे हुए जिसका नाम था कामसेन, और कामसेन ने जो कामाख्या नगरी थी उसका नाम चेंज करके कामावती रख दिया गया। और ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो समझ में आ रही पूरी बात कि सबसे पहले जो राजा हुए उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन जी को माता के आशीर्वाद से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मदन सेन। मदन सेन से भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था कामसेन। ठीक, और कामसेन ने जो जगह था ठीक कामाख्या नगरी उसका नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया, कामावती नाम रख दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी है काम कदला की, जिसके बुक के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो काम कदला और माधवन नाम के दो ठीक है डांसर थे, ऐसा ही बोला जाता है। एक डांसर थे ठीक है जो फीमेल थी, और
एक संगीतकार थे, है ना, ढोलक और सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करते थे, ऐसा बोला जाता है। और ये बताया जाता है कि धीरे-धीरे उनके आपस में मतलब कामसेन के दरबार पर वो परफ़ॉर्म करते थे और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लग गए। लेकिन कामसेन के एक पुत्र थे जिसका नाम था मदनादित्य, ठीक है? मदनादित्य को ये पसंद नहीं था और कई बार ये दंत कथाओं में बोला जाता है कि मदनादित्य को, ठीक है, जो कामकदला है वो पसंद आने लग गई थी और वो नहीं चाहते थे कि जो कामकदला है और माधवनवाल जो आपस में साथ में रहे। और धीरे-धीरे क्या है वो उन्होंने अलग करने का प्रयास किया। कई लोग ये भी मानते हैं कि ठीक है, जब इसके संगीत से प्रसन्न होकर इसे उपहार दिया गया, तो वो उपहार को क्या किया, कामकदला को दे दिए और ये भी चीज़ें नागौर गुज़री। तो बहुत सारे और भी अलग थ्योरी आते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि कामकदला जब नृत्य कर रही थी और वहीं से महान संगीतकार माधवलाल गुज़र रहे थे, तो उनको पता चलता है कि जो तबला बजा रहा है, तो अच्छे से उसका धुन नहीं आ रहा है, उसका अंगूठा नकली है, उसे तुरंत पता चल जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जो घुंघरू पहने रहते हैं उसका एक जो घुंघरू का छोटा-सा पार्ट है वो टूटा रहता है और उसको भी वो पकड़ लेते हैं। ठीक इस टाइप से बहुत सारी कहानी, बट अल्टीमेट पॉइंट यही है कि माधवनलाल और कामकदला एक-दूसरे को पसंद करने लग गए थे और जो मदनादित्य थे, जो कामसेन के बेटे थे, उनको ये नागौर गुजरी और उनको पसंद नहीं आने लगा, तो उन्होंने बीच में आया, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो दोनों को अलग कर दिया गया लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से मिलते रहे, है ना? पहले पत्र भेजते रहे, ठीक? फिर ऐसा माना जाता है कि एक दिन जब पत्र भेजा जा रहा था, उस पत्र को किसने पकड़ लिया, ठीक है? मदनादित्य ने पकड़ लिया और मदनादित्य ने फिर फाइनली ये बोला कि जो माधवलाल है, ठीक है? उसे क्या किया जाए, राज्य से बाहर कर दिया जाए। राज्य मतलब उस टाइम का जो उनका क्षेत्र या रियासत था, उसे राज्य से बोला जा रहा है। तो राज्य से बाहर कर दिया गया और धीरे-धीरे, ठीक है, जो माधवलाल है, जो वहाँ से चले जाते हैं और वो चले जाते हैं उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन जाने के बाद जब उस टाइम के जो तत्कालिक जो राजा थे विक्रमादित्य, ठीक, उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। तो हम लोग थोड़ा एआई के माध्यम से भी समझते हैं, ये एआई से बना हुआ, ठीक है? और भाई थोड़ा-सा कमेंट शेयर भी करते रहिए, अपने हाथों से बनाया गया है, ठीक है? तो ये एआई है ना? एआई से बनाया हुआ चीज़ है लेकिन आपको ईज़ी तरीके से समझ में आएगा, ठीक? तो अब बारी करते हैं 3 और मुख्य पॉइंट की कि कैसे युवराज जो है मदनादित्य की डेथ होती है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि जो माधवानल जी हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन पे शासन चलता है विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का शासन चलता है और जब उनकी कहानी वो सुनते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे ये दोनों को मिलाना चाहिए, कामकदला और माधवानल को मिलाना चाहिए। अब ये दोनों जब मिलाने के लिए वो प्रस्ताव भेजते हैं तो ये मदनादित्य या उनके जो राजा थे उस टाइम के तत्कालीन कामसेन को पसंद नहीं आता है और दोनों के बीच ऐसा माना जाता है युद्ध हो जाता है। जब है ना, तो देख लेते भैया युद्ध होते हुए, तो युद्ध होता है शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य जी के हाथों, ठीक है, मदनादित्य की, ठीक है, मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। फिर क्या है, फिर आते हैं युद्ध के मैदान में कामसेन। तो एक तरफ देख सकते हैं फोटो पर भी, एक तरफ महाशिव जी के अनन्य भक्त जिनका नाम विक्रमादित्य है, महाकाल के अनन्य भक्त विक्रमादित्य जी, दूसरा तरफ माता रानी के अनन्य भक्त कामसेन है। दोनों युद्ध में लड़ते हैं और दोनों में एक पे शिव जी का आशीर्वाद है और एक पे माता रानी जी का आशीर्वाद है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और कोई भी निष्कर्ष में नहीं पहुंचते रहता है क्योंकि एक की तरफ ऐसा माना जाता है कि शिव जी का आशीर्वाद है और एक तरफ माता रानी जी का आशीर्वाद है। फाइनली फिर ऐसा मानते हैं कि शिव जी माता रानी को शांत कराते हैं, क्या है ना, माता रानी, क्योंकि जो उनके बेटे थे वो भी अनन्य भक्त थे, तो माता रानी को शांत कराते हैं और दोनों के बीच क्या है, ठीक है, आपसी क्या है, ठीक है, आपसी सहमति से संधि हो जाती है और दोनों राजा जो है, ठीक है, ये संधि कर लेते हैं। फिर फाइनली ऐसा माना जाता है कि माता रानी के अनन्य भक्त थे, है ना, कामसेन, और इसी कारण उनके जो पुत्र थे मदनादित्य, उसे जीवित कर दिया जाता है। तो माता के ब्लेसिंग से इनके परिवार में, ठीक है, पहली मतलब एक पुत्र का भी जन्म हुआ और माता की ब्लेसिंग से मदनादित्य जीवित हो जाते हैं। ठीक, एक छोटी सी और कहानी है, अगर आप कभी गए होगे, है ना, अगर आप गए होगे तो जरूर हाँ लिखना और बताना है। वहाँ पे एक तालाब है, उसे बोला जाता है कि एक कामकदला तालाब है और ये माना जाता है कि विक्रमादित्य को इतना सब युद्ध लड़ने के बाद उनके मन में इच्छा होती है कि क्या सच में ये आपस में माधवानल जी हैं और ये आपस में इतना प्रेम करते, तो परीक्षा लेने के लिए झूठी अफवाह फैला देते हैं कि जो युद्ध के दौरान माधवानल जी की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही कामकदला इसको सुनती है, वो क्या कहते हैं, तालाब में डूब के, ठीक है, आत्महत्या कर लेती है और बोला जाता है आज भी इस तालाब को कामकदला तालाब के नाम से जाना जाता है। फिर जब विक्रमादित्य को फिर से पछतावा होता है, फिर वो माता रानी और शिव जी से
मांग करती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है और दोनों फिर जीवित हो जाते हैं। तो ये ठीक है कहानी थी, तो जिसका आधार एक दंत कथा भी बोल सकते हैं, किंवदंती भी बोल सकते हैं, और बुक पर इसका वर्णन भी है जहाँ पे कामसेन और विक्रमादित्य के बीच युद्ध हुआ, ये दोनों को लेकर इसका भी वर्णन हुआ है। तो इसी आधार पर ये सारा कुछ बताया जा रहा है। बट गोंड समाज क्या मानता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये गोंड समाज क्या मानता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गोंड समाज का ये मानना है कि गौड़ राज्य के समय है ना, गौड़ समाज का भी जो उनका मानना है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट पे भी पता चला, ठीक है, जिसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। गौड़ राज्य के समय सेवता मरकाम की 2 बेटी थी, एक का नाम बमलाई और एक का नाम समलाई, जिसकी शादी भीमल पेन से होने वाला था। ठीक है, भीमल पेन की शादी करना नहीं चाहता था, जो कि दोनों बहन उसे पसंद करते थे। भीमल पेन की खोज में निकले, खोजते खोजते थक गए और वहीं बैठ गए, जो कि बमलाई डोंगरगढ़ में है और समलाई क्या है, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में चले गए। तो ऐसा क्या कुछ कमेंट आया, तो मैं है ना, ये भी हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गौड़ समाज क्या मानता है। ठीक है, तो गौड़ समाज इस जो कहानी है उसे बमलाई माई और समलाई से जोड़ते हैं, और किससे जोड़ते हैं, सेवता मरकाम की 2 बेटी से जोड़ते हैं और उनकी शादी होने वाले भीमल, ठीक है, पेन से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा भैया कहानी। बट कहानी का सार ये है कि अगर दुर्ग जिले या बोल सकते पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, है ना, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, राज्यसभा मेंबर हो, ठीक, या कोई गरीब किसान हो, गरीब मजदूर हो, कोई व्यापारी हो, सारे वर्ग के लिए सबसे आस्था का आसपास का बहुत ही प्रमुख केंद्र है माँ बमलेश्वरी माता। ठीक है, और ये आस्था हमको अलग अलग रूप में भी दिखाई देती है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो कहानी आगे बढ़ती है। अब आते हैं वर्तमान में। ये तो था कहानी, ठीक है, बीती पुराने वर्षों की, जिसकी कहानी हमको आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। अब वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में कुछ साल पहले से ऐसा मानते हैं, ठीक है, और ये जितने भी बात बताया जा रहा है वो समाचार के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि गौड़ समाज बहुत सालों से क्या जो माई जो बमलई जी हैं, ठीक है, जो माई बमलई जी है, पंचमी भेंट एक प्रोग्राम होता है, एक आस्था का बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, उस दिन क्या करते हैं, तो आसपास ऐसा मानते हैं कि बावनगढ़ के आसपास जो लोग हैं जो गौड़ समाज से बिलोंग करते हैं वो आते हैं और साथ में लेकर आते हैं अंगादेव, और अंगादेव को भेंट कराया जाता है। ठीक है, माँ बमलई से भेंट कराया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि डोंगरगढ़ में ही हो रहा है, ठीक है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र है जहाँ जहाँ माता का मंदिर है, ठीक है, या किसी गांव पर भी माता रानी बैठी है, माता रानी का, ठीक, अगर वहां पे मूर्ति है या मंदिर है तो अंगादेव का भेंट कराया जाता है पंचमी के दिन में। अब भाई सिंपल सा, बमलेश्वरी जो माता जी हैं, ठीक, उसको मानने वाले आसपास के खूब सारे लोग हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा माना जाता है बावनगढ़ के जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो आते हैं। ठीक है, और जो माता का जो उस दिन बहुत बड़ा आस्था का दिन रहता है, जिसे बमलई ना माई पंचमी भेंट बोला जाता है, उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस बार अलग क्या हुआ वो समझते हैं। इस बार अलग हुआ कि ठीक, गौड़ समाज तो कई सालों से डिमांड भी कर रही है, बहुत सारी अपनी मांग है, बट इस साल उन्होंने इनवाइट किया खैरागढ़ के राजकुमार भवानी बहादुर जी को, भवानी बहादुर जी को उन्होंने इनवाइट किया। और उनका गौड़ समाज का ये मानना था कि ठीक, भवानी बहादुर जी है जो मतलब वंशज है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, है ना, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन्होंने स्थापना की, तो उस पीढ़ी से वो आते हैं और वो गर्भगृह में जाकर क्या करेंगे, ठीक है, पूजा पश करेंगे, और साथ ही साथ जो अंगा देव है वो गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो यहीं पर जो विवाद है वो तुल पकड़ना चालू होता है। ट्रस्ट का ऐसा मानना है, क्योंकि उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट से जुड़े मेंबरों का ये मानना है कि गर्भगृह में उन्होंने नियम बनाया है कि जो वहाँ के जो पुजारी है या धोतीधारी पुजारी है वही वहाँ जाकर प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपने अभी सुना भी कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्री सारे लोगों की इच्छा है कि हम जाकर अंदर गर्भगृह से पूजा करें, बट मंदिर की एक अपना प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, जो समिति के लोग नियम बनाते हैं। तो ये शायद ऐसा मानते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश को लेकर ये विवाद छिड़ा। गौड़ समाज भी आक्रोशित हो गए, और ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अंगादेव के बारे में और सारा कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आक्रोशित हो गया, और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो लोग थे जो अंगादेव को धारण होते हैं, एक्चुअली अंगादेव ऐसा गौड़ समाज का मानना है कि उसमें अंगादेव धारण होते हैं, वो एंट्री किए, और जिससे ट्रस्ट वाले लोग का ये मानना है, जितने भी
ट्रस्ट समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं कि मुकुट हिल गया और ये सब आरोप लगाते हैं। ये जितने भी बात बोला जा रहा है ये हमारी बात नहीं है, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर बोला जा रहा है। मतलब अल्टीमेट क्या हुआ, जो पंचमी का जो दिन था वहां पे एक तरफ गौड़ समाज के लोग हो गए और एक तरफ जो ट्रस्ट के जो समिति के लोग हैं वो आमने सामने हो जाते। इस बार ज्यादा मामला क्यों गरमाया, क्योंकि गौड़ समाज ने ठीक है एक अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर ठीक जो राजकुमार भवानी बहादुर जी हैं उनको इनवाइट किया गया, लेकिन वो डोंगरगढ़ के राज परिवार से नहीं है, वो खैरागढ़ के राज परिवार से। अब कहानी में ट्विस्ट आया कि सर मंदिर, आप ही विचार कीजिए, मंदिर है डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ का क्षेत्र भी एक टाइप में जमींदारों का क्षेत्र रहा, राजनांदगांव भी जमींदारों का क्षेत्र रहा, खैरागढ़ भी जमींदारों का क्षेत्र रहा। फिर सर जो खैरागढ़ के राजकुमार हैं उनको क्यों इनवाइट किया गया, तो ये कहानी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले तो वो समझते हैं, उससे पहले हम लोग अंगादेव के बारे में भी समझ लेते हैं कि अंगादेव ठीक है। तो अंगादेव आप देख सकते हैं ये काष्ठ से बना हुआ है, एग्जाम में आ भी चुका है, प्री के एग्जाम में। ठीक है, अंगादेव किससे बना जाता है, काष्ठ से बना होता है। और ये भी है, इसे मतलब बहुत प्राचीन होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे प्रवीर चंद भजदेव जी का, उनका भी एक अपना अंगादेव है, हर गांव का एक अपना अंगादेव होता है। मतलब गांव के प्रमुख देवता किसे माना जाता है, अंगादेव को माना जाता है। और इसी अंगादेव को भेंट होता है किससे, जो भी माता रानी या आसपास के जो मंदिर रहते हैं वहां से भेंट कराया जाता है। और यही गौड़ समाज क्या किए थे, ठीक है, गौड़ समाज जो है ठीक, इसे आप देखे होंगे कि फोटो में अगर अभी वायरल हो रहा है तो इसे कंधे पर रख कर क्या है ठीक है माता के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। बट यही प्रश्न पहले होता है कि सर खैरागढ़ के रियासत के राजकुमार क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो बात तब की है भाई जब यहाँ पे भोसले शासन चलता था, भोसले शासन चलता था। और भोसले शासन का जैसे ही आगमन हुआ, ठीक है, मतलब नागपुर के जो मराठा शासक उनका आगमन हुआ, तो अलग अलग जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, सारे लोगों के लिए अलग अलग टर्म्स कंडीशन रखा गया। कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने उनका विरोध नहीं किया और कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। शुरुआती दौर में तो ऐसा माना जाता है, हम लोग भी छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाते तो वहाँ पढ़ाते कि शुरुआती दौर पर ठीक है जो खड़ग राय थे, जो खैरागढ़ रियासत से बिलोंग करते, उन्होंने भोसले जो शासक थे उनका विरोध किया। लेकिन बाद में जब उनके जो वंशज से टिकेत राय, उन्होंने बिम्बाजी भोसले के साथ है ना बातचीत करके एक प्रकार से संधि कर ली। और बाद में क्या, जब डोंगरगढ़ के जो रियासत के जो राजा थे उन्होंने विद्रोह किया, तो जो भोसले राजा थे उन्होंने टिकेत राय की मदद ली और राजनांदगांव के राजाओं की मदद ली और उन्होंने खैरागढ़ पर कब्जा कर लिया। और खैरागढ़ के जो क्षेत्र थे उसे आधे आधे हिस्से में बांट लिया, बट वहां का उत्तराधिकारी या वहां पर राज करने का अधिकार खैरागढ़ को दे दिया गया। और तब से खैरागढ़ के जो राज परिवार थे, ठीक है, या जो जमींदार परिवार थे या रियासत के जो वंशज थे, वही क्या है उस पर शासन करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर थे, तो इन्हीं के जो पूर्वज थे, कमल नारायण जी, वीरेंद्र बहादुर जी, सारे लोगों ने धीरे धीरे समय समय पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। और खैरागढ़ जो परिवार है वो भी उनके अनन्य भक्त थे। ठीक, तो ये रही बात, आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते कि जो विवाद है वो दोनों में इनका क्या मानना है वो समझते हैं विवाद के बारे में। तो राजकुमार जो भवानी बहादुर जी का मानना है, ठीक है, क्योंकि अभी बताया ना कि गौड़ समाज जी है, गौड़ समाज, उन्होंने इनको इनवाइट किया, ठीक है। और इनवाइट करने पर जब तक बोलते जो विवाद शांत नहीं हुआ तब तक, जब ये जाकर ठीक है एक बैगा विधि बोल सकते हैं या ठीक गौड़ समाज की एक अपनी विधि, उस विधि विधान से पूजा पाठ नहीं किया मां बमलेश्वरी तब तक ये विवाद गरमाया रहा। एक तरफ प्रशासन जो था वो शांत कराने में लगा हुआ था और एक तरफ गौड़ समाज था, ठीक है, और एक तरफ जो मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे। ठीक, तो आगे बात करते हैं। तो इनका जो कथन है वो बात करते हैं कि राजकुमार भवानी बहादुर जी ने कहा कि मां बमलेश्वरी की यह पवित्र धाम सदियों से आस्था और परंपरा का प्रतीक है। गौड़ समाज की बैगा पूजा जो राजा कमल नारायण जी के समय से चलती आ रही है, इस मंदिर की आत्मा है। भवानी बहादुर जी ने भावुक लहजे पर कहा कि हमारे पूर्वज ने इस धाम का नींव आस्था और सेवा भाव से रखी थी। यह परंपरा हमारे खून में बसी है, लेकिन आज हमें और हमारे वंश को दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही साथ और भी इन्होंने वक्तव्य दिया कि ऐसा उनका कहना है और गौड़ समाज के लोगों का भी मानना है कि जितने भी जो माता रानी के ठीक है बड़े बड़े जो पीठ है ना या मंदिर है, वहां पे जब तक बैगा पूजा नहीं होता या बैगा पद्धति से पूजा नहीं होता तब तक माँ का ऐसा मानते कि भोग नहीं होता। ठीक है, तो ये तो एक सदियों से चला आ रहा है, एक पद्धति है, पूजा पद्धति है। और उनका ये भी मानना था कि गौड़ समाज अपने हक अधिकार के कई सालों से बात कर रही है। उनकी कुछ डिमांड भी है, जैसे जो राजकुमार जी है ना, भवानी बहादुर जी या उनके जो परिवार के लोग हैं
उनको, क्योंकि वो मूल रूप है ना, आजीवन उनके जो पूर्वज थे आजीवन सदस्य थे, तो उनको उसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि है ना कि गोंड समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और अगर उसे नहीं मिलता तो वो लेना भी जानता है। ट्रस्ट समिति का क्या कहना वो भी समझते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो वर्तमान के अध्यक्ष है मनोज अग्रवाल जी, उन्होंने भवानी बहादुर सिंह और लाल विक्रम सिंह जी के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 26 सितंबर को है ना ध्रुव गोड़वा समाज के द्वारा आंगादेव और मां बमलेश्वरी देवी के पंचमी भेंट मिलन के दौरान, ठीक है, आयुधगढ़ तथा उनके सहयोगी ने है ना गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा पद्धति की मर्यादा का उल्लंघन किया। पूजा पद्धति मर्यादा का उल्लंघन किया। ट्रस्ट का यह कहना है कि इस दौरान मंदिर के मुकुट व श्रृंगार को भी अव्यवस्थित किया गया, जिससे सनातन धर्म या अनुयायी जो है उनके मूल भावना को ठेस पहुंची। इनका ये दोनों बात हमको बोलना बहुत जरूरी था और प्लस इनका जो वक्तव्य उसे पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि वक्तव्य इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जो ये दोनों जो बात बोले या न्यूज में जो पता चले वही बात आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते, गोंड समाज का एक अपना, जैसे न्यूज पर ये क्या छपा, आंगादेव को लेकर दान पेटी पे चढ़ गए, गर्भगृह में घुसे, नीचे मंदिर पर विवाद। ठीक है, ये बोला जा रहा है नीचे मंदिर पर ही सारा विवाद हुआ। लेकिन कुछ गोंड समाज से ये तर्क आया कि आंगादेव को लेकर हम नहीं घुस सकते, क्योंकि जो कंधे पर जो लोग रहते हैं उन्हीं पर आंगादेव सवार होते हैं। आप देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो, आंगादेव उन पर सवार होते हैं और आंगादेव को हम ले जाने वाले कौन होते हैं, आंगादेव हमको लेकर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना आंगादेव को सबसे प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये इनका कथन था कि ये स्टेटमेंट जो न्यूज पर छपा इसे भी खारिज किया जा रहा है कि आंगादेव को हम लेकर नहीं जा सकते, आंगादेव हमको लेकर जाते हैं, हमारे वो पालनहार हैं। चलो आगे बात करते, कुछ और न्यूज में छपा, ट्रस्ट ने आदिवासी समाज की भावना को ठेस पहुंचाया है। ठीक है, भवानी बहादुर जी से रिलेटेड पूरा ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है वो भवानी बहादुर जी हैं। ठीक, और डोंगरगढ़ की आस्था और राजनीति में टकराव, तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर और अलग अलग क्या है इनके बारे में बताया गया। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि ट्रस्ट का भी क्या इतिहास है। जैसे अभी आपने इतिहास तो समझ लिया कि खैरागढ़ रियासत कैसे इस मंदिर से जुड़ा रहा और भोसले शासन के टाइम में है ना कैसे जो डोंगरगढ़ का क्षेत्र है वो खैरागढ़ जो रियासत था उनके अधीन आ गया और वहीं से ये परिवार तो जुड़ गया। बट ट्रस्ट समिति कहाँ से, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 1948 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासत थी 14 रियासत वो भारत संघ में विलय हो गई, अलग अलग तरीके से विलय हुई सबकी डेट वेट, लेकिन इस दिन डिक्लेयर किया गया कि इस क्षेत्र की जो 14 रियासत है वो भारत संघ में विलय हो चुकी है। ठीक है, जब विलय हुआ तो उस टाइम के जो राजा थे है ना, आपको पता होगा वीरेंद्र बहादुर जी है ना, जो तत्कालीन राजा थे, उनका ऐसा था कि माँ बमलेश्वरी और नीचे माँ बमलेश्वरी मंदिर के प्रबंधन पर, ठीक है, स्वर्गीय श्री सेठ केदार मल जी है ना, केदार मल जी अग्रवाल के अध्यक्षता पर क्या नगर के अलग अलग प्रमुख लोगों को मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया गया, है ना, कि मतलब राज परिवार है और इधर इधर और भी बिजी थे। जैसे भवानी बहादुर जी ने ही अपने वक्तव्य में बोला था कि हमारा जो परिवार है दिल्ली और तमाम जगह पर अलग अलग, क्योंकि जो वीरेंद्र बहादुर जी है या उनका जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्षम थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनके परिवार के सदस्य राजीव गांधी के मित्र भी थे, तो ऐसा कुछ माना जाता है। तो इसलिए वो दिल्ली और अन्य जगह पर बहुत रहते थे, जिसके कारण मंदिर की व्यवस्था करने में उनको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा रहते थे, ऐसा भवानी जी का ही कहना, भवानी बहादुर जी राजकुमार जी हैं उनका कहना है। तो इसीलिए ट्रस्ट की नींव रखी गई। फिर आगे जब भीड़ बढ़ता गया और दर्शन करने लोग आते गए, तो एक फिर मैनेजमेंट को और या ट्रस्ट समिति को और मजबूत करने के लिए माँ बमलेश्वरी बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने नगर के जन जन के मंदिर कमेटी को जोड़ने के लिए, ठीक है, 1976 पर सार्वजनिक ट्रस्ट का स्वरूप दिया गया। और जब पहले उसके अध्यक्ष कौन बने, स्वर्गीय श्री है ना मनीलक लाल, ठीक, तापड़िया बने। ठीक है, तो ये दो जो है अलग अलग टाइम में ट्रस्ट का बस रूप बदला, स्वरूप बदला, और वही जो ट्रस्ट अभी जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो उस टाइम जो बना हुआ था 1976 में, वो अभी तक चलते आ रहा है। अलग अलग लोग अध्यक्ष रूप में बदलते हैं। ये गोंड समाज की जो है ना बात है उसे भी हमने बता दिया। अब ये सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सर एक मंदिर पर विवाद तो हो रहा है, देखो मंदिर पर विवाद हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था माँ बमलेश्वरी मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गोंड समाज एक तरफ है, एक तरफ ट्रस्ट समाज है, वो तो ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो माँ बमलेश्वरी की
पूजा करते हैं अलग अलग शुभ कामनाओं पर, ठीक है। हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे नवरात्रि की बात हो या कभी साल का शुरुआत करना हो, किसी बच्चे का मुंडन करवाना हो, ठीक है, या जन्मदिन की बात हो, ठीक। तो अलग अलग समय पर जब भी फ्री होते हैं और जब माता का बुलावा आता है तो पहुंच जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, और आस्था का केंद्र है। मैंने बहुत सारे नेता मंत्री को भी देखा कि जब नामांकन भरने के लिए जाते हैं तो माँ के दर्शन करने के लिए, ठीक है, जाते हैं और उसके बाद वहां से आशीर्वाद लेकर ही नामांकन भरने के लिए जाते हैं कि चुनाव में हमारी जीत हो। तो ऐसी अद्भुत आस्था है उस मंदिर के प्रति। और इसका एग्जाम्पल देखना है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से, ठीक है, कई लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कई लोग बस से जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से माँ के आस्था को मतलब प्रदर्शित करते, प्रकट करते हुए देखे। जैसे हमने भी आंखों से देखा, जैसे कुछ बात करते हैं मनोकामना ज्योति कक्षा, बहुत सारे अलग अलग मंदिर में मनोकामना ज्योति की स्थापना की जाती है, अपने अपने तरफ से, है ना, जोत जलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी संख्या बहुत ज्यादा रहती है। कभी आप नवरात्रि में जाएंगे तो आप जरूर दर्शन इसका करेंगे। पैदल यात्री, तो अगर बात किया जाए राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और उस तरफ से जो डोंगरगढ़ से लगे हुए सारे क्षेत्र हैं वहां से, और इवन छत्तीसगढ़ ही नहीं, आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आते हैं, माँ बमलेश्वरी की पूजा पष्ट करते हैं। और साथ ही साथ खूब सारे पैदल यात्री जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रि हुआ और साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि और कुंवार दोनों में पैदल यात्री जाते हैं। कई कई लोग 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से पैदल यात्री करते हैं भाई। तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। लेट कर दर्शन, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, कई लोग क्या है लेट कर भी दर्शन करते हैं, ठीक है। हमारे ही भिलाई की एक माता जी हैं, ठीक है, वो खुद लेट कर क्या है दर्शन करने के लिए, ठीक है, जाते हैं। घुटने के बल चढ़ना, अगर आपने देखा होगा या अगर अनुभव किया होगा तो जरूर आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। जैसे हम लोग जब जाते हैं तो देखना कोई ना कोई, ठीक है, दर्शन करते हैं और कोई संकल्प लिए रहते हैं तो, ठीक है, घुटनों के बल क्या है दर्शन करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जनरली वो क्या करते हैं, टीका रखे रहते हैं और टीका सीढ़ी में लगाते जाते हैं, ठीक है, टीका सीढ़ी में लगाते जाते हैं और घुटने के बल पर चढ़ते हुए जो पहाड़ी पर जो माता रानी उनके दर्शन करते हैं, ठीक। दंडवत प्रणाम करते हुए, कई लोग दंडवत प्रणाम करते हुए भी, ठीक है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक। और लाल कपड़ों पर नारियल बांध कर, तो आप देखोगे बहुत सारे वहां पे पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ है या एक घेरा बना हुआ है जो ऊपर वाले जो माता रानी है, ठीक है, उसके इस तरफ जाएंगे तो वहां पे जो घेरा बना हुआ वहां पे लाल कपड़ों पर लिपटा हुआ बहुत सारे नारियल आप देखे जा सकते हैं। और ये भी करते हैं, जो पट्टी ऐसे बांध कर जाते हैं माता रानी का, तो नीचे से बांध कर जाते हैं और ऊपर क्या करते हैं उसे क्या है वहीं पे बांध के छोड़ देते हैं। एक प्रकार से वो मनोकामना है, ठीक है, कि भगवान की जो भगवान के प्रति जो भी इच्छा रहती है उसे माँ के सामने खुलकर बोला जाता है और माँ का आशीर्वाद रहता है तो वो काम जरूर पूरा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग, इसलिए, ठीक है, जो विवाद है इसे जानना बहुत जरूरी था और आपको समझना भी बहुत जरूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अन्य जगह की बात करते तो, ठीक है, छोटे बमलेश्वरी माता अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ही वृहद रूप में माँ छोटी माई बमली भी बना हुआ है। आगे बात करते हैं तो डोंगरगढ़ में ही एक, है ना, महादेव टेम्पल भी है, ठीक, उसी पहाड़ी के पास। अगर बात किया जाए तो ये है बूढ़ा देव गुफा। तो जब ये गौड़ समाज जो है माई बमलई पंचमी भेंट के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या है, यहाँ जो बूढ़ा देव की गुफा है वहां पे पहले जाते हैं और उसके बाद क्या छोटी बमलई पर वो जाते हैं और अंगादेव की भेंट कराते हैं माँ बमलेश्वरी माता रानी के। तो यहीं पर क्या अगर कभी भी जाए तो, है ना, आप जरूर देखिए तालाब के किनारे पर ही, है ना, बूढ़ा देव जी की गुफा है। ये बात करते तालाब, तो तालाब को जनरली आप देखे जाते हैं जब लिफ्ट चलते रहते हैं तब, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ऐसा माना जाता है कि बहुत ऐतिहासिक तालाब है। इसी पर काम कदला जी थी, उन्होंने क्या है, ठीक है, सुसाइड कर लिए थे, बाद में वो फिर माता रानी की कृपा से जीवित हो गई। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए या गौड़ समाज के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। बौद्ध समाज, जैन समाज भी डोंगरगढ़ से बहुत ही आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कॉन्फ्रेंस भी होता है। और ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड या तथागत जी को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनका एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। तो ये आप ध्यान देख सकते हैं। आगे बात किया जाए तो बौद्ध ही नहीं, जैन समाज और जो विद्यासागर जी महाराज है उनका
ये आश्रम था और जैन समाज से भी ये डोंगरगढ़ जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं जो नेचर लवर हैं, ठीक है, जो नेचर से प्यार करते हैं, तो ऐसे मंदिर के आसपास तो पूरा बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, पूरी आसपास पहाड़ियाँ है, जंगल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट है। लेकिन अगर वाटरफॉल देखना है तो अगर आगे जाएंगे तो आपको हाजरा फॉल वाटर है ना, ये भी आपको दिखाई देगा। उसके अलावा ठीक है एक दो और भी है, जैसे करेला भवानी मंदिर है, ठीक, उसकी भी बहुत कहानी कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे वो आए अलग अलग। तो इसका जो पहला एपिसोड है वो माँ बमलेश्वरी जी को समर्पित है। उसी तरीके से इसके अन्य एपिसोड आते रहेंगे, नेशनल लेवल के भी रहेंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी रहेंगे और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी रहेंगे। तो सर हमको ये देखना क्यों जरूरी है, सारे एपिसोड को देखना इसलिए, देखो आपको किताबी ज्ञान तो आपको पता होना चाहिए, बट आप जहाँ रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं या जिस देश में जिस प्रदेश में रहते हैं, तो आपको वहाँ की भी बातें पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सारा जितने भी एपिसोड आएंगे, ठीक है, बराबर उसको प्यार देते रहेंगे। चलो आगे बात करते हैं, तो जाने का रास्ता कैसे है। अगर आप ठीक है कोई ऐसे व्यक्ति है जो सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, ठीक है, या गिरला हो गया, सुंदरी हो गया, ठीक है, रामानुजगंज हो गया, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं और आना चाहते हैं, माँ बमलेश्वरी माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो सर आप सबसे बढ़िया तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अगर वहाँ से ट्रेन चलती होगी तो ट्रेन की बात करते हैं तो सर रायपुर से डोंगरगढ़ आसानी से ट्रेन मिल जाता है, दुर्ग से डोंगरगढ़, नागपुर से डोंगरगढ़ और जबलपुर से डोंगरगढ़ का ट्रेन मिल जाता है, ठीक है। फिर बिलासपुर से भी मिल जाएगा ऑफकोर्स, रायपुर से तो। और मार्ग से आना चाहता है तो दुर्ग से डोंगरगढ़ मार्ग एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, रायपुर से डोंगरगढ़ जुड़ा हुआ, नागपुर से भी डोंगरगढ़ मार्ग जुड़ा रहा। तो ये तमाम किस्से कहानियां थी जिसको हमने बताया, और मुझे ऐसा लगा कि जब पहला एपिसोड रहा है तो माँ बमलेश्वरी की इतिहास से संबंधित कहानी से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो माता रानी की जय बोलते हुए भाई आज का जो वीडियो से समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खूब सारा शेयर करेंगे, जय बमलेश्वरी माता का कमेंट करेंगे। गौड़ समाज से बिलोंग करते हो तो भी आप कमेंट कीजिए, आपकी कोई निजी राय है तो आप जरूर लिख सकते हैं। मैंने फिर से आपको पूरी बात बताई कि ये न्यूज़ पर और अलग अलग सोर्स के आधार पर ही पूरी कहानी बताया गया है, ठीक है। हमने कोई रिसर्च नहीं किया, बस हमने अलग अलग जो कहानी थी उसे सरलता से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ नए किस्से कहानियों के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।